स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। क्विंसी हार्कर की उम्र इस वक्त 25 साल थी और उसका सपना एक बड़ा एक्टर बनने का था। वो लंदन में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर चार्ल्स चैपलिन जैसा बनना चाहता था, पर जोनाथन ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। उसने उसे पेरिस में एक सॉलिसिटर की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था, पर क्विंसी यहां भी अपने एक्टिंग के शौक को आजमाने में लगा हुआ था। वो अक्सर पार्क्स और छोटे मोटे मेलों में जाता और अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता। उसका साथ देता था उसका एक दोस्त ब्रैथवेट, जो कि उसके जितना अमीर नहीं था, पर दोनों अक्सर हताश ही वापस आते थे क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते थे और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। ऐसी ही एक निराश कर देने वाली परफॉर्मेंस के बाद क्विंसी और ब्रैथवेट पार्क में एक फव्वारे के पास बैठे थे। क्विंसी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिसमें उसके पिता जोनाथन की चिट्ठी थी। इस चिट्ठी पर तारीख पड़ी थी 29 फरवरी 1912। उस चिट्ठी में लिखा था, प्यारे क्विंसी, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली है। तुम अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम्हारा ध्यान इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगा रहता है। तुम पिछले 3 सालों से घर नहीं आए हो, जिससे तुम्हारी माँ को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे भी दुख है कि तुम्हें मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि मेरे पैसों से ही तुम्हारी पढ़ाई और मजे दोनों ही चल रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस बार भी एग्जाम में फेल हो गए तो मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने अभी तक तुम्हें बचा कर रखा हुआ था, वो भी तुम्हें कॉलेज से निकाले जाने से बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद मुझे तुम्हारा जेब खर्च भी। क्विंसी ने इसके आगे पढ़ना बंद कर दिया। ये लंबी चौड़ी चिट्ठी 13 पन्नों की थी। क्विंसी आस पास से गुजरते हुए लोगों को देखकर अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने पास ही किसी की आवाज सुनी, बासाराब आ रहे हैं यहां अभी इसी वक्त। ये सुनकर क्विंसी के कान खड़े हो गए। ये एक बहुत ही नामी एक्टर था जो कि ओडियन थिएटर में एक नाटक के लिए आने वाला था। ओडियन थिएटर सामने ही था। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। क्विंसी भी पास जाकर बासाराब को देखना चाहता था, पर उस भीड़ में वो कहीं खोता जा रहा था। क्विंसी पार्क की जाली पर चढ़कर खड़ा हो गया और देखने की कोशिश करने लगा। कुछ पलों बाद एक आलीशान बेंज टूरर कार वहां आकर रुकी, जिसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों को गाड़ी के पास पहुंचने से रोका हुआ था। उस गाड़ी से एक बड़ा ही खूबसूरत रोमेनियन नौजवान बाहर निकला। क्विंसी उसे देखते ही पहचान गया। उसने बड़े ही शानदार कपड़े पहने हुए थे। लाल चमड़े का उसका वो कोट दूर से देखने में भी बहुत महंगा लग रहा था। क्विंसी सोच रहा था कि समाज में एक्टर्स को हमेशा से ही बुरा माना जाता है। ये वो लोग हैं जो शराब, उल्टे सीधे कामों और वेश्यावृत्ति में ही लगे रहते हैं, पर वही समाज आज कैसे एक एक्टर के पीछे भाग रहा है। ये बड़ी ही अजीब बात थी।
क्विंसी उस जाली पर खड़ा बासाराब के पीछे लोगों का पागलपन देख रहा था। एक लड़की जिसने उस एक्टर की कोहनी छू ली थी, वो बेहोश हो गई थी। क्विंसी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो अंदर थिएटर में जाकर वो नाटक देखना तो चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जॉनथन उसे जो भी जेब खर्च दिया करता था, वह उसकी जरूरत के लिए काफी होता था, पर मजे करने के लिए नहीं। उसने अपनी जेबें टटोली। उसकी अभी की परफॉर्मेंस देखकर आसपास के लोगों ने जो भी पैसे उसकी तरफ उछाले थे, वह उन्हें भी खर्च करने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ जॉन, जो कि अभी अभी मौत को छू कर निकला था, वो पेरिस जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। वो जानता था कि ये वैम्पायर्स रात में ही पेरिस के लिए निकलेंगे, क्योंकि दिन में उनके लिए खतरा काफी बढ़ जाता था। मार्सेलस से पेरिस के लिए अगली ट्रेन सुबह निकलती थी, पर जॉन के पास जाए करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने मार्सेलस से विलेफ्रेंच सर मो के लिए एक टैक्सी पकड़ी और वहां से सीधा एक छोटे से पोर्ट पर पहुंचा। वहां खड़ी एक नाव उसने उठाई और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। अगर उसे ऐसा करते कोई देख लेता तो शायद उस पर चोरी का इल्जाम भी लग सकता था, पर खुशकिस्मती से वहां कोई नहीं था। जॉन रात के अंधेरे में नदी में अकेला उस छोटी सी नाव को चला रहा था। इस बीच कई ख्याल उसके मन में आ रहे थे, जैसे कि रेनफील्ड। ये सोचते सोचते और अपनी छोटी सी नाव चलाते हुए जॉन आल्प्स के पहाड़ों के नीचे पहुंच गया था और उसे किनारे पर थोड़ा दूर अपने दोस्त हेनरी का फार्म हाउस दिखाई पड़ रहा था। उसके दोस्त हेनरी सालमेत का यह फार्म हाउस पोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर था। हेनरी जॉन का कोई बहुत पुराना दोस्त नहीं था। उन दोनों की मुलाकात हाल ही में एक मशहूर घटना के दौरान हुई थी। यह तब की बात थी जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला प्लेन उड़ाया था। यह उड़ान बस 2 मिनट ही चली थी, पर इसने नए जमाने के नए परिवहन का दरवाजा खोल दिया था। जॉन सोच रहा था कि फ्रेंच लोगों का रेलवे सिस्टम जरूर पुराना है, पर अब उनकी नजर आसमान में उड़ने पर है। उस विला से भागने में अपने शरीर पर लगे जख्मों से जॉन को अब भी थकान महसूस हो रही थी। उसे हेनरी के घर में जलती हुई लाइट से थोड़ी आस बंधी। जॉन किसी तरह लड़खड़ाते हुए हेनरी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। रात काफी हो चुकी थी। हेनरी ने दरवाजा खोला तो जॉन को देखते ही वो खुश हो गया। जॉन ने अपने हाथ पर लगे जख्म पर रूमाल बांधा हुआ था, जो कि खून से भीग चुका था। जॉन को महसूस ही नहीं हुआ कि कब उसकी पकड़ अपने दिमाग से छूटती गई और कब वो हेनरी के दरवाजे पर ही बेहोश हो गया। उसकी नींद सीधा सुबह खुली। वो पसीने से तरबतर हो रखा था और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी हुई थी। जॉन हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और सीधा भागते हुए नीचे डाइनिंग रूम में आ गया। वहां हेनरी का पूरा परिवार मौजूद था। हेनरी, उसकी पत्नी एडेलीन और उसकी 3 बच्चे। हेनरी की 2 बच्चियां जॉन को देखकर मुंह दबाकर हंस रही थीं। उसकी हालत देखने में थोड़ी खराब थी। बारिश और कीचड़ से गंदे हुए उसके कपड़े और उसका वो मॉर्फिन का आदी हो चुका कमजोर शरीर, ये कहीं से भी एक मेहमान जैसा तो नहीं लग रहा था। जॉन ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, मुझे पेरिस पहुंचना है, आज ही। हेनरी को लगा कि कहीं जॉन पागल तो नहीं हो गया। उसने जॉन से कहा कि वो पेरिस क्यों जाना चाहता है। पेरिस पहुंचने में तो उसे काफी वक्त लगेगा। वो ऐसा करे कि वो यहां कुछ दिन रुककर आराम कर ले। पहले वो ठीक हो जाए, फिर आराम से पेरिस जाए। पर जॉन के दिमाग में अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ था।
उसने हेनरी से कहा कि वह उसकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार है, पर उसका आज ही पेरिस पहुंचना बहुत जरूरी था। हेनरी ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि जॉन का आज ही पेरिस पहुंचना मुमकिन नहीं था। अगर वो प्लेन से भी पेरिस जाता तो वो लियोन से आगे नहीं जा पाता। जॉन को खुद पेरिस से मार्सेलस आने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा था। हेनरी ने उससे कहा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे में वो पेरिस ठीक ठाक पहुंच भी पाएगा या नहीं। जॉन ने हेनरी को समझाते हुए कहा कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मेरे मरीज को शाम तक मैं एक खास दवा देने नहीं पहुंच पाया तो उसकी मौत भी हो सकती है। जॉन ने यह झूठ बड़ी सफाई से बोला था। हेनरी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अभी तुम यहां बैठो, नाश्ता करो और हम 1 घंटे में यहां से पेरिस के लिए निकलते हैं। हेनरी ने अपने बच्चों से कहा कि वो उसकी मदद उसका सामान पैक करने में करें। नाश्ते के बाद जॉन और हेनरी खलिहान में पहुंचे। जॉन ने आज कई दिनों बाद ठीक से खाना खाया था और उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। हेनरी के पास एक छोटा प्लेन था। उसके साथ एक मैकेनिक भी था जिसने पेट्रोल के कुछ डब्बे भी उठा रखे थे। हेनरी ने जॉन से कहा कि उसे विकी में एक टेलीग्राम भेजना है, क्योंकि वहां रुककर उन्हें प्लेन में और ईंधन भरना होगा। जॉन ने उससे कहा कि वो भी पेरिस एक टेलीग्राम भेजना चाहता है। जॉन ने कहा कि यह टेलीग्राम उसे एक बहुत ही खास इंसान को उसके निजी टेलीग्राम स्टेशन पर भेजना है। उसने अपने बैग से एक पोस्ट कार्ड निकाला। यह टेलीग्राम बासाराब नाम के एक बड़े एक्टर के लिए था। उसमें लिखा था, डॉक्टर जॉन सीवर्ड, काउंटेस पेरिस आ चुकी है, सावधान। कुछ ही पलों में हेनरी और जॉन टहलते हुए उसके खेतों में रखे मोनोप्लेन तक पहुंच गए। ये प्लाईवुड से बना 2 प्रोपेलर वाला एक छोटा सा प्लेन था, जिसके कॉकपिट के नीचे शायद साइकिल के पहिए लगे हुए थे। हेनरी उसे देखते ही बोला, आहा, ये रही हमारी सवारी। तुम्हें पता है जॉन, इसमें 50 हॉर्स पावर का इंजन है और ये 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है। जॉन को इस मोनोप्लेन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो शायद वो कभी इस पर नहीं बैठता। उसने अपना बैग प्लेन के पीछे बने स्टोरेज में रखा और पीछे की सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि हेनरी पास ही अपनी पत्नी और बच्चियों को किस कर रहा था। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही पलों में वो हवा में उड़ने वाला था। हेनरी ने जॉन से कहा कि वो अपने गॉगल्स लगा ले और उड़ते समय अपना मुंह बंद ही रखे, अगर उसे मक्खियों को खाने का शौक ना हो तो। जॉन ने तुरंत ही वो सेफ्टी गॉगल्स पहन लिए। हेनरी ने प्रोपेलर को जोर से अपने हाथों से घुमाया और प्लेन का इंजन चालू हो गया। हेनरी के मैकेनिक ने पीछे से प्लेन को धक्का देना शुरू किया। प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसके साथ साथ जॉन के दिल की धड़कनें भी। आगे बढ़ते हुए प्लेन एक खाई की तरफ बढ़ने लगा और इससे पहले कि वो खाई में नीचे गिरता, वो एक झटके के साथ ऊपर हवा में उठ गया। जॉन हवा में उड़ रहा था और डर के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। पर कुछ ही पलों में जैसे ही उसे नीचे का शानदार नजारा दिखाई दिया, उसका सारा डर निकल गया। वो सोच रहा था कि उसे मार्सेलस से यहां पहुंचने में कई घंटे लग गए, पर अब कुछ ही मिनटों में वो मार्सेलस से बाहर भी निकलने वाला था। वो जानता था कि काउंटेस के पास भी एक प्लेन था और इसीलिए वो शायद इस समय पेरिस में आराम कर रही होगी। पर अब जॉन के पास भी तो एक प्लेन था। केवल 4 घंटों में ही जॉन और हेनरी विकी पहुंच गए, जहां उन्होंने एक किसान के खेत में लैंड किया था। यह हेनरी का दोस्त था, जिसके पास रुककर उन्हें अपने प्लेन में पेट्रोल भरना था। जॉन हाथ से चलने वाले एक पंप से प्लेन में पेट्रोल भर रहा था
और हेनरी बड़ी ही सावधानी से प्लेन के चारों ओर घूमकर उसका मुआयना कर रहा था। हेनरी ने उससे कहा कि वो पेट्रोल भरने में देर ना लगाए, क्योंकि अभी हवा पेरिस की दिशा में ही चल रही थी। अगर वो हवा उल्टी दिशा में चलने लगी तो वो शायद पेरिस पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हवा की उल्टी दिशा में चलने पर पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। हेनरी कह रहा था कि वो किसी अनजान जगह पर प्लेन क्रैश में मरना नहीं चाहता, पर जॉन न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। वो भूल गया था कि प्लेन का टैंक पूरा भर चुका था और पेट्रोल बाहर गिरने लगा था। हेनरी ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो जॉन वापस होश में आया। वो दोनों वापस प्लेन में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े और खुशकिस्मती से वो सही सलामत पेरिस पहुंच भी गए। पेरिस पहुंचने पर हेनरी ने किसी अनजान खेत में वो प्लेन लैंड कराया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो प्लेन से बाहर निकलकर नाचने लगा। उसने जॉन से कहा, जॉन, पता है हम विकी से पूरे 250 मील उड़कर आए हैं, यानी कि एक बार में ये प्लेन 250 मील जा सकता है। एक बात बताओ कि पेरिस से अगर हम 250 मील और आगे जाएं तो मैं कहां पहुंचूंगा? जॉन ने जवाब दिया, लंदन। हेनरी ने कहा, ठीक है, मैं इस प्लेन से लंदन जाऊंगा और इंग्लिश चैनल को उड़कर पार करने वाला पहला इंसान बनूंगा। मैं सबसे पहले पेरिस से लंदन पहुंचूंगा। मैं प्रेस को बुलाऊंगा और फिर मैं मशहूर हो जाऊंगा। जॉन ने प्लेन से नीचे उतरते ही एक बार उसे चूमा और कहा, भगवान, मैं इसमें दोबारा बैठना नहीं चाहता। हेनरी अब भी खुशी से नाच रहा था। जॉन ने हेनरी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और बस इतना ही कहा, गुड बाय मेरे दोस्त। हेनरी खुश था, पर जॉन जानता था कि शायद वो आखिरी बार हेनरी को देख रहा था। जॉन ने अपनी घड़ी देखी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, पर वो अब भी अपने कमरे पर जाकर जरूरत के सारे हथियार ला सकता था। सूरज ढल रहा था और जॉन जानता था कि इस वक्त काउंटेस और उसकी उस साथी वैम्पायर से लड़ने का क्या अंजाम हो सकता था, पर यह जरूरी था। ट्रांसिल्वेनिया से वापस आने के बाद उसने बहुत लंबा वक्त अंधेरों में बिताया था, पर आज शायद वो रात थी जिसमें वो भगवान के पास रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह पा सकता था। वहीं दूसरी तरफ क्विंसी भी ओडियन थिएटर पहुंच चुका था और उसने किसी तरह नाटक के टिकट्स खरीद लिए थे। वो अंदर पहुंचा तो वो उस थिएटर को देखता ही रह गया। वो खूबसूरत थिएटर जिसकी दीवारों पर की गई सजावट और उन पर लगी बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स की तस्वीरें देखते ही बनते थे। क्विंसी ने बासाराब के लिए एक खास लिफाफे में एक चिट्ठी लिख रखी थी। इस पर उसने एक बड़ी ही महंगी स्याही से कैलीग्राफी की थी, जो उसने मीना से सीखी थी। उस लिफाफे पर लिखा था, बासाराब के लिए, क्विंसी मॉरिस। क्विंसी की नजर थिएटर में खड़े एक छोटे कद के आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा था और एक बैटरी से चलने वाली टॉर्च भी। ये शायद वहां का गार्ड था। क्विंसी ने उससे कहा कि क्या वो ये लिफाफा बैक स्टेज पहुंचा सकता है। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं अरे गैरों की रिक्वेस्ट नहीं सुनता। क्विंसी ने कहा, फिर ठीक है, मैं मॉन्सियो एंटोन से खुद ही बात कर लूंगा। ये सुनते ही उस आदमी का रुख थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, मॉन्सियो एंटोन को तुम परेशान नहीं कर सकते। क्विंसी ने कहा, मॉन्सियो एंटोन को मुझे बताना ही होगा कि बासाराब आज रात परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्विंसी ने कहा, मॉन्सियो बासाराब इस चिट्ठी का ही इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत परेशान है। अगर उन्हें ये चिट्ठी नहीं मिली तो फिर। उस आदमी ने जल्दी से वो चिट्ठी क्विंसी से ले ली। उसने कहा, ठीक है,
वो ये चिट्ठी तुरंत ही बासाराब तक पहुंचा देगा। पर वो आदमी चालाक था। उसने क्विंसी से वो चिट्ठी तो ले ली थी, पर अभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा था। क्विंसी ने कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए और वो आदमी वहां से चला गया। क्विंसी उस थिएटर में आते अमीर लोगों को देख रहा था, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। वो सोच रहा था कि ये सब भी अपने बच्चों को एक्टर नहीं बनने देना चाहते, पर देखो ये कैसे खुद एक एक्टर को नाटक करते देखने यहां आ गए हैं। सब के सब दोगुले हैं। अचानक ही क्विंसी को थिएटर में ठंड का एहसास हुआ। पता नहीं कैसे, पर वहां का माहौल अचानक ही कुछ ठंडा हो गया था। उसने यहां वहां देखा तो एक औरत दरवाजे से अंदर आई थी। वो वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे लंबी थी और सारे मर्द उसे ही घूर रहे थे। उसने मर्दों जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक बहुत ही महंगी डिनर जैकेट। काउंटेस एलिजाबेथ बड़े ध्यान से उस थिएटर को देख रही थी। पिछली बार वो यहां 17 मार्च 1799 में आई थी। उसने अपना हाथ वहां एक सोने की प्लेटिंग वाली ग्रिल पर रखा और थिएटर का मुआयना करने लगी। उसकी नजर छत पर बनी पेंटिंग्स पर गई, जिसमें कुछ नाचती हुई लड़कियों की तस्वीरें बनी हुई थीं। उसकी नजर एक लड़की की तस्वीर पर अटक गई। उसके बाल काले थे और उसका पहना हुआ वो काला लबादा हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे उसे दुनिया में किसी की परवाह ही नहीं थी। काउंटेस उस तस्वीर को देखते देखते अतीत में चली गई। 15 साल की एलिजाबेथ बैथरी की शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई थी। यह शादी सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस थी, जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी। एलिजाबेथ ने जिंदगी में पहली बार शादी की पहली रात को अपना खुद का खून चखा था, जब उसके पति काउंट नैडास्डी ने उसे पीटा था और उसका बलात्कार किया था। प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। अपने बुढ़ापे में उसका पति मर गया था और एलिजाबेथ को उस कैद से भागने का मौका मिल गया था। एलिजाबेथ अपने पति के घर से भागकर कासल शेटे आ गई थी, जो कि कार्पाथियन माउंटेन्स में मौजूद था। पर एलिजाबेथ वहां जीने नहीं बल्कि मरने आई थी। उस कासल के नौकरों ने उसे पकड़कर उसके ससुराल वापस भेज दिया था। एलिजाबेथ की जिंदगी बस एक कैद बनकर रह गई थी। काउंटेस कहीं खो सी गई थी, पर किसी ने उसे छुआ तो उसकी वो बुरी यादें फिर से उसके दिमाग में कहीं खो गईं। उसकी साथी ने पूछा, काउंटेस आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? एलिजाबेथ की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे अपना बदला इस दुनिया से लेना है, पर उसे इसके लिए बड़े ध्यान से काम करना होगा। काउंटेस ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन ने पिछले 2 दिनों से अपनी दवा यानी मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे जल्दी ही एक इंजेक्शन लेना होगा, वरना वो शायद एलिजाबेथ को ठिकाने लगाने की हालत में होगा ही नहीं। जॉन के उस खबरी ने उसके लिए थिएटर में एक टिकट पहले ही बुक कर रखी थी। उसका टेलीग्राम शायद बासाराब तक सही वक्त पर पहुंच गया था और उसने ही यह इंतजाम किया था। अपने उम्र के इस पड़ाव में वो अकेला थिएटर में घुसता भी तो कैसे? उसे किसी न किसी की मदद तो लेनी ही थी। जॉन लड़खड़ाते हुए थिएटर के बैक स्टेज तक पहुंच गया था, पर वहां का दरवाजा बंद था। उसे अपना काम बैक स्टेज से ही करना था। वो बैक स्टेज तक जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा और उसकी नजर काउंटेस पर पड़ी। उसने अपने कांपते हाथों से एक खंबे पर सहारा लिया हुआ था और काउंटेस थिएटर में पीछे की तरफ बैठी सबसे अलग दिखाई पड़ रही थी। पर काउंटेस की नजर स्टेज पर नहीं, बल्कि ऊपर छत पर बनी पेंटिंग्स की तरफ थी। जॉन को चाबियों के खनकने की आवाज सुनाई दी।
एक छोटे कद का आदमी उस तरफ आ रहा था। उसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था और साथ ही एक चिट्ठी भी, जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो आदमी बैक स्टेज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और दरवाजा बंद होने से पहले ही जॉन ने उसमें अपना पैर अड़ा दिया। जॉन अपने चेहरे पर एक झूठा आत्मविश्वास लेकर अंदर चला गया, जैसे वो यहां सबको जानता हो। अंदर काफी गहमा गहमी का माहौल था। सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ नाटक का सामान उठा उठाकर स्टेज पर ले जा रहे थे, वहीं कुछ अपने डायलॉग्स वगैरह दोहरा रहे थे। जॉन को जल्दी ही कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां उसे कोई नोटिस ना कर पाता कि तभी अपने पीछे उसने किसी की आवाज सुनी। ए, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह आवाज सुनकर जॉन इतनी तेजी से पलटा कि उसे चक्कर आ गया। पर उसकी खुशकिस्मती थी कि यह आवाज उसके लिए नहीं थी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। इससे पहले कि कोई से ढूंढ ले, जॉन जल्दी से जाकर एक बड़े से सेट पीस के पीछे छुप गया। जॉन की हालत बिगड़ रही थी और उसे तुरंत ही मॉर्फिन चाहिए थी। उसने जल्दी से अपने बैग से एक लेदर की बेल्ट निकाली और उसे अपनी बाजू पर बांध लिया। उसने एक सिरिंज को मॉर्फिन से आधा भरा और अपनी नसों में इंजेक्शन लगा दिया। उसने आज जरा कम डोज ली थी, जिससे वो होश में रहे और अपना काम सही से अंजाम दे सके। इंजेक्शन लिए हुए उसे बस 2 मिनट ही हुए होंगे, पर उसकी तबीयत अब कुछ ठीक हो गई थी। उसके हाथ कांपना बंद कर चुके थे। वो नाटक शुरू होने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद बैक स्टेज कुछ खाली हो जाता और वो मौत का खेल खेल पाता। उसने अपने हथियार निकाल लिए थे। ये नाटक रात को ठीक 8 बजे शुरू होना था, पर अब तक 8:40 हो चुके थे और नाटक अभी तक शुरू नहीं हुआ था। दर्शकों में बैठा क्विंसी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना बासाराब यूं ही कभी देर नहीं करता। वो सोच रहा था कि शायद बासाराब की तबीयत खराब हो गई हो और अब उसकी जगह किसी और नौसिखिए कलाकार को उसके कपड़े पहनाकर ये नाटक करवाया जाएगा। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि उनका यहां आना बेकार हो गया। पर तभी एक एक करके थिएटर की लाइटें बंद होने लगी। सबको लगा कि अब एक बड़ी सी स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच जल उठेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। थिएटर में अब भी खूब अंधेरा था। अचानक वहां एक भारी आवाज गूंजी, आप सबका सब रब खत्म होता है। धीरे कदमों से बासाराब स्टेज पर आया। उसे देखकर दर्शक खुश हो गए। वो बासाराब को देखकर इतने मंत्रमुग्ध थे कि वो तालियां बजाना भी भूल गए थे। बासाराब ने किंग रिचर्ड द थर्ड का रूप लिया हुआ था। वो अपने डायलॉग्स बोल रहा था और क्विंसी उसके एक एक हाव भाव को खुद में समाने की कोशिश कर रहा था। डायलॉग बोलते बोलते बासाराब ने काउंटेस एलिजाबेथ की तरफ इशारा किया, जिसे क्विंसी ने बिल्कुल साफ देख लिया था। काउंटेस भी बासाराब की इस हरकत से हैरान थी। बासाराब ने कहा, मैं तुम्हें प्यार तो नहीं कर सका, पर अब मैं तुम्हें नफरत करके दिखाता हूं। काउंटेस अपनी जगह पर बैठी सोच रही थी कि इस आदमी को अपने ऊपर पड़ती इतनी सारी लाइट्स के बावजूद दर्शकों में दिखाई कैसे पड़ रहा था। क्या वो उसकी ही तरफ देख रहा था या फिर यह बस उसका वहम था? उसके साथ आई उन लड़कियों में से एक ने पूछा, काउंटेस, क्या ये वही है? एलिजाबेथ ने कहा, हाँ, ये वही है। एलिजाबेथ के नाखून उसकी कुर्सी को खरोंच रहे थे, जिससे लकड़ी की छीलन जमीन पर बराबर गिर रही थी। एलिजाबेथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। यह नाटक 4 घंटे लंबा चलने वाला था।
और इस भीड़ में वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। एलिजाबेथ का पहला पति काउंट नेडासडी कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था। उसका दिमाग उसके सर में नहीं बल्कि उसके पैरों के बीच था। उसकी इसी कमी के चलते एलिजाबेथ उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो पाई थी। उसने 3 साल तक टॉर्चर सहन किया था और उसने नेडासडी को यह यकीन दिलाया था कि वो उसके साथ बहुत खुश थी। उसने अपने पति की बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हुए ऑटोमन साम्राज्य से चल रहे युद्ध में काउंट नेडासडी को हंगरी की सेनाओं की तरफ से लड़ने के लिए मना लिया था। उसने अपने पति को यकीन दिला दिया था कि ये युद्ध जीतने के बाद वो अपना नाम काउंटेस नेडासडी रख लेगी, जिससे नेडासडी खानदान का नाम और भी ऊंचा होगा। इसी तरह अपनी बातों से वो लंबे समय तक सबको बेवकूफ़ बनाती रही और एक अमावस की रात वो अपने कासल से भाग गई। भागकर उसने अपना सर छुपाने के लिए अपनी आंट कार्ला के घर को चुना था। आंट कार्ला की उसके मन में काफी इज्जत थी। उसकी वो आंट कार्ला हमेशा काले कपड़े पहने रहती थी और उनकी पहचान थी उनका वो काला लबादा जो वो कभी खुद से अलग नहीं करती थी। उनके गले में लटकता वो सोने का क्रॉस दूर से ही दिखाई पड़ता था। आंट कार्ला की शादी 4 बार हो चुकी थी, पर उनके चारों पति अचानक ही बड़ी भयानक मौत मर गए थे। जब एलिजाबेथ उनके पास आई थी तो उसने एक लाल गाउन पहना हुआ था, जिसे देखकर आंट थोड़ा नाराज हुई थी। उन्होंने कहा था कि उसे ये चटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इनका कोई फायदा नहीं है, भगवान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंट कार्ला बाहर से जितनी सख्त थी, अंदर से वो उतनी ही दयावान भी। उन्होंने एलिजाबेथ का खूब ध्यान रखा था और उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। एक रात जब उन दोनों ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी, तब आंट कार्ला ने एलिजाबेथ को बताया था कि अपने सारे पतियों को उन्होंने ही मौत के घाट उतारा था। दरअसल उनके सारे पतियों को पता चल गया था कि आंट कार्ला को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद थीं। अगर यह बात बाहर आ जाती तो ये रूढ़िवादी समाज उन्हें एक जलील मौत देता। उन्होंने एलिजाबेथ को समझाया कि अगर वो उन्हें नहीं मारती तो उनके ही आसपास के लोग उनसे उनका सब कुछ छीनकर या तो उन्हें जिंदा जला देते या फिर जंगल में मरने के लिए छोड़ देते। एलिजाबेथ दोबारा नींद से जागी। तब स्टेज पर एक कलाकार किसी पादरी के कपड़े पहने अपने डायलॉग बोल रहा था। काउंटेस की साथी वैम्पायर ने पूछा, काउंटेस, बासाराब का क्या? एलिजाबेथ ने कहा, मैं जा रही हूं, उसे तुम लोग देख लेना और मुझे निराश मत करना। पर अपनी कुर्सी पर बैठा क्विंसी बस उस नाटक में खोया हुआ था। नाटक आगे बढ़ता गया और उसके साथ ही क्विंसी का रोमांच भी। नाटक अब खत्म होने पर आ गया था। बासाराब ने झुककर दर्शकों का अभिवादन किया और उसकी नजर पागलों की तरह तालियां बजाते क्विंसी पर पड़ी। वो सोच रहा था कि उसकी चिट्ठी जरूर बासाराब ने पढ़ी होगी और उन्होंने उसे पहचान लिया होगा। नाटक खत्म होने पर बासाराब स्टेज के पीछे चला गया और सब लोग अपने चेहरों पर एक मुस्कान लिए थिएटर से बाहर की तरफ जाने लगे। पर क्विंसी बाहर नहीं गया। उसके पास यही तो मौका था। स्टेज से वो छोटे कद का आदमी मॉन्से एंटोन को लेकर उसके पास आया और बोला, आप अंदर आकर बासाराब से मिल सकते हैं। वो लोग क्विंसी को बैक स्टेज लेकर गए और उसे एक दरवाजे के पास रुकने को कहा। एंटोन ने दरवाजा खटखटाया और धीरे से कहा, वो लड़का आ गया है सर। क्विंसी का गला सूख रहा था। वो अंदर गया तो बासाराब एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके सामने उसका मेकअप करने वाला शीशा था और उसके हाथ में क्विंसी की भेजी हुई चिट्ठी।
वो कमरा बैक स्टेज पर बने बाकी कमरों से काफी बड़ा था। दीवारों पर बासाराब के कई मशहूर नाटकों के पोस्टर लगे हुए थे। वहां रखी कुर्सियां बहुत ही महंगी थीं। ऐसी कुर्सियां किसी राजा या फिर बासाराब जैसे किसी बड़े एक्टर के कमरे में ही हो सकती थीं। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद बासाराब ने कहा, मुझे माफ करना मिस्टर हार्कर, मैं आपकी चिट्ठी पढ़ने में जरा मशगूल हो गया था। आपने इस चिट्ठी में मेरी इतनी इज्जत अफजाही की है कि मैं इसे दोबारा पढ़ने बैठ गया था। क्विंसी ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपको समझा नहीं सकता, पर आपसे मिलने पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का बस यही मकसद था। बासाराब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको अब तक बैठने के लिए नहीं कहा। प्लीज आप मेरे साथ कुछ देर रुकिए, हम साथ में चाय पीते हैं। क्विंसी बड़ी ही सावधानी से पास ही रखी उस आलीशान इजिप्शियन कुर्सी पर बैठ गया। वो कहीं से भी बासाराब को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कुर्सी पर जरा उचक कर बैठा था। बासाराब ने दो बहुत ही सुंदर कप्स में चाय निकाली। क्विंसी ने एक कप उठाया। उस पर 2 अक्षर लिखे हुए थे। केतली, कप और बाकी सभी बर्तनों पर भी वही 2 अक्षर लिखे हुए थे, IL। बासाराब ने कहा, आइवन लेबेत्किन। क्विंसी चौंक गया था, क्योंकि बासाराब ने जैसे उसके मन की बात को भांप लिया था। बासाराब ने दोबारा बोलना शुरू किया, ये सेट मुझे जार के ऐसे मास्टर ने तोहफे में दिया था। क्विंसी चौंक गया, क्योंकि रशिया और उसके आसपास के इलाकों में जार का मतलब होता है राजा। क्विंसी ने कहा, क्या खुद जार ने? बासाराब ने कहा, हाँ, ये चाय का सेट और यहां तक कि चाय भी लापसांग सोचांग की है, जो कि जार निकोलस ने मुझे एक तोहफे में दी है, और ये पूरा चांदी का बना हुआ है। एंजॉय। नाज़द्रोवी। पोलिश में नाज़द्रोवी का मतलब होता है चीयर्स। ये कहते हुए बासाराब कुर्सी पर आराम से बैठ गया। क्विंसी बैठा बैठा सोच रहा था कि ये दुनिया और किस्मत भी अजीब है। अभी कुछ घंटों पहले तक वो सड़क पर अपनी एक्टिंग का तमाशा दिखा रहा था, और अब वो फ्रांस और यहां तक कि यूरोप के इतने बड़े एक्टर के साथ बैठकर चाय पी रहा है। बासाराब ने उससे कहा, मिस्टर हार्कर, मैंने आपको पहले भी देखा है। क्विंसी ने पूछा, क्या सच में? बासाराब ने कहा, आप लंदन हिप्पोड्रोम में परफॉर्म कर रहे थे ना? आप फॉस्ट का नाटक कर रहे थे, और वो भी अकेले। क्विंसी ये सुनकर बिल्कुल हड़बड़ा गया। उसे खांसी आ गई और चाय उसके हाथों से छलकते छलकते बची। बासाराब ने दोबारा कहा, हाँ, बल्कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी। आपकी एक्टिंग नहीं लगती, आप ढोंग नहीं करते। मैं आपको बधाई देने के लिए बैक स्टेज गया था, पर आप उस वक्त किसी बड़ी उम्र के इंसान से कुछ बहस में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं था। क्विंसी समझ गया था कि बासाराब क्या कह रहा था। उस रात उसका नाटक देखने उसके पिता जोनाथन हार्कर भी आए थे। क्विंसी को इस बात का पता तब चला था जब जोनाथन बैक स्टेज उससे मिलने आया था। जोनाथन ने उस रात क्विंसी को खूब डांटा था। क्विंसी को याद था कि जोनाथन उससे कह रहा था कि यहां स्टेज पर वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इससे उसकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। क्विंसी समझ नहीं पाया था कि जोनाथन सच में क्या कहना चाहता था, या फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। जोनाथन ने उसे साफ कह दिया था कि अगर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे चाहिए तो उसे जोनाथन के हिसाब से ही चलना होगा। बासाराब ने क्विंसी को टोका तो वो वर्तमान में वापस लौट आया। उसने कहा,
आपके ऊपर कानून की पढ़ाई करने का दबाव है। आपके पिता खुद भी तो एक सॉलिसिटर है ना? क्विंसी ने कहा। जी हाँ, बासाराब ने कहा। तभी मैं आपको उस दिन के बाद दोबारा नहीं देख पाया। किसी के बाप का अपने बच्चों को उसके ही पेशे में भेजना गलत नहीं है, पर अब इन सब का वक्त जा रहा है। क्या आपका कोई भाई है जिसे आप अपनी जगह पढ़ाई के लिए भेज दें? क्विंसी ने जवाब दिया। नहीं, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। यह बोझ मुझे अकेले ही उठाना होगा, बासाराब ने कहा। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। सोचिए, अगर आपका कोई छोटा भाई होता और आपके माता पिता उसे ज्यादा प्यार करते, तब आपको शायद और भी बुरा लगता, और फिर वो आप भाइयों में तुलना करते, तो शायद आप दोनों में लड़ाई भी हो जाती। बासाराब बात तो क्विंसी से कर रहा था, पर शायद वो अपनी ही बात कर रहा था। क्विंसी के दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि बासाराब का कोई भाई भी हो सकता था। बासाराब की निजी जिंदगी के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्विंसी ने कहा, अगर मैं सही हूं तो आपका भाई एक्टर नहीं है ना? बासाराब ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। क्विंसी और बासाराब दोनों ही हंस रहे थे। बासाराब ने कहा, ओ क्विंसी, ये किस्मत भी अजीब है। कैसे ये एक जैसे लोगों को एक दूसरे के सामने ला देती है। अभी क्विंसी बासाराब के साथ थोड़ा सहज हुआ ही था कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। बासाराब तुरंत ही खड़ा हो गया। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा, बासाराब, खुद को बचाइए। यहां बैक स्टेज में इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। सफेद कपड़ों में दो लड़कियां तेजी से बासाराब के कमरे की तरफ आईं। दरवाजे पर आते ही उन दोनों के हाव भाव बदल गए थे। उनकी आंखें पूरी काली हो गई थीं और उनके तेज दांत उनके मुंह से बाहर झांकने लगे थे। एक लड़की ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दूसरी किसी बिल्ली की तरह अपने शिकार पर कूदने के लिए तैयार हो गई। पर इससे पहले कि वो लड़की दरवाजा खोल पाती, एक रेत से भरा हुआ बोरा ऊपर से उस लड़की पर गिरा। वो बोरा बहुत बड़ा और भारी नहीं था, पर वो उस लड़की के मुंह को जमीन से लगाने भर के लिए काफी था। ठीक उसी पल ऊपर से जॉन एक रस्सी के सहारे कूदा और उसने एक बोतल उन लड़कियों की तरफ उछाली। उस बोतल पर ढक्कन नहीं था और उस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। वो पवित्र जल खुद पर पड़ते ही उन लड़कियों की खाल जलने लगी और उनकी चीखें उस थिएटर में गूंजने लगी। वो लड़कियां खुद को बचाने के लिए भागीं और एक बार फिर से जॉन चिल्लाया, बासाराब, खुद को बचाओ। बासाराब ने तुरंत ही क्विंसी को एक बक्से के पीछे छुपने के लिए कहा। क्विंसी ने उसकी बात मानने में जरा भी देर नहीं लगाई। बासाराब ने अपनी मेज के नीचे छुपाई हुई एक बड़ी सी तलवार निकाल ली। उसने दरवाजा खोला और वो तलवार लहराते हुए बाहर आ गया, पर बाहर सिवाय डरे हुए एक्टर्स और असिस्टेंट्स के कोई नहीं था। पर जॉन अब भी उन लड़कियों का पीछा कर रहा था। उसने उन्हें स्टेज के पीछे एक पर्दे में छुपते हुए देख लिया था। जॉन बड़ी ही सावधानी से उस पर्दे तक पहुंचा, पर पीछे से एक दूसरी वैम्पायर ने उस पर हमला कर दिया। उस वैम्पायर ने अपनी तलवार सीधा जॉन के सर की तरफ चलाई थी, पर जॉन समय रहते झुक गया और उसका सर उसके कंधों पर अभी भी सलामत रखा हुआ था। जॉन ने चालाकी दिखाते हुए पर्दे के पीछे छुपी उस वैम्पायर पर हमला कर दिया। उसने अपनी बोई नाइफ सीधा उसके दिल पर मारी, पर वो वैम्पायर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पर जॉन का वार भी खाली नहीं गया। वो चाकू उसके दिल की जगह कंधे में जा लगा। उस वैम्पायर का हाथ सीधा जॉन की गर्दन पर पहुंचा, पर जॉन के गले में बंधी चांदी की जंजीर, जिसमें कई तरह के धार्मिक लॉकेट पड़े हुए थे, उसे छूते ही उसका हाथ जलने लगा।
उसके हाथ से भाप निकल रही थी और वो दर्द से चीख रही थी। उन दोनों वैम्पायर्स ने भागने की कोशिश की, पर जॉन पर भूत सवार हो चुका था। उस बूढ़े आदमी के पास छोटा सा ही सही, पर मौका तो था। वो वैम्पायर्स उस पर्दे को चीर कर उनके बीच से होते हुए मेन स्टेज पर पहुंची और वहां से सीधा सीटों के बीच में कूदी। वो एक सीट से दूसरी सीट पर किसी बंदर की तरह कूद रही थी। जॉन भी उनके पीछे ही था, पर स्टेज से नीचे कूदते ही उसका पैर मुड़ गया। पर वो रुका नहीं, वो लड़खड़ाता हुआ भागता रहा। एक कर्मचारी ने उन वैम्पायर्स का रास्ता रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे किसी गुड्डे की तरह हवा में उछाल दिया। उस लड़की के कंधे में अब भी जॉन की बोई नाइफ धंसी हुई थी, जिसे उसने थिएटर से बाहर निकलते ही नीचे फेंक दिया। जॉन एक दो पल उस गिरे हुए आदमी के पास रुका, ये देखने के लिए कि उसे कोई चोट लगी थी या नहीं, पर ऐसा लगता था कि उस आदमी को कोई खास चोट नहीं आई थी। जॉन भागते हुए थिएटर के मेन दरवाजे पर आकर रुक गया। बाहर अच्छी खासी धुंध थी और वो जानता था कि ये वैम्पायर इसका फायदा उठाकर उस पर हमला जरूर करेंगे। पर जॉन ने अपना मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि उसकी जिंदगी अब भगवान के हाथ में है। उसने अपनी तलवार निकाल ली। अपनी तलवार लहराते हुए जॉन थिएटर के मुख्य दरवाजे से बाहर भागा। उसे अपने पैर में लगी चोट में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे उन दोनों लड़कियों की परछाइयां सड़क के उस पार दिखाई दे रही थीं। पर जॉन को अपनी तरफ आता देखकर वो लड़कियां भागी नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े मुस्कुराती रहीं। बाहर आते आते जॉन समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगले ही पल उस धुंध में सड़क के बीचों बीच न जाने कहां से वो बिना गाड़ीवान की बग्घी आई और जॉन को रौंदते हुए निकल गई। जॉन घोड़ों के खुर और उस बग्घी के पहियों के नीचे आ गया था। जमीन पर लहूलुहान पड़ा जॉन समझ चुका था कि उसने ना सिर्फ अपने खबरी को, बल्कि यहां तक कि खुद को और भगवान को भी हताश किया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों के सामने ही वो वैम्पायर्स एक ही छलांग में सीधा बग्घी के ऊपर बैठकर जा चुकी थी। उसने जाती हुई बग्घी के पीछे से उस काले बालों वाली काउंटेस को खुद पर हंसते हुए देखा। उसकी घड़ी पास ही पड़ी हुई थी। वहां एक आदमी आया और जॉन से कहने लगा, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे जॉन की जान उसके जिस्म से निकल रही थी, उसने उस आदमी को अपनी सबसे कीमती चीज को उससे दूर ले जाते हुए देखा, लूसी की दी हुई वो घड़ी।